इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 15 संविधान का निर्माण भाग 6। इसमें हम संविधान के निर्माण में राज्य की क्या शक्तियां निर्धारित करनी थी उस पर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी। तो आज चुनाव का मौसम भी है, तो इसमें अच्छा बात है, सही बात है। तो संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर लिखे एक पत्र था। तो उसमें कहा गया था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, देश बंट चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए राज्य से ज्यादा शक्ति हमें केंद्र को देना चाहिए। केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब है कि राज्य पर नजर रखे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाए। लेकिन राज्य का काम होता है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे जानते हैं क्या क्या प्रावधान थे। तो संविधान के मसविदे में जो वहां पर बातें हो रही थी, तो उसमें विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब जानते हैं कि ये तीनों के बारे में क्या है। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते। तीसरे सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा हिस्सेदारी थे। समझ गए? केंद्र सरकार का सारा चीज केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार का सब चीज राज्य सरकार के पास, और जो गांव पंचायत और कमिश्नरी का जो मेथड हो गया, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सेदारी होता है, दोनों जो चाहे वहां पर कर सकते हैं। परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्र नियंत्रण में रखा गया था। समझना यहाँ पर कि अन्य बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्र के नियंत्रण में रख दिया गया है। केंद्र है तो है, बस राज्य की कोई भूमिका उसमें नहीं है। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की अपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए थे। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया था। किस बात पे? प्रांतों की इच्छाओं की अपेक्षा करते हुए, प्रांत मतलब राज्य की ना सुनते हुए भी राज्य के लिए अच्छा करना बुरा करना, ये केंद्र सरकार के अधीन में था। खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योग पर भी केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रखा गया। आपके राज्य में कौन सा खनिज पदार्थ है, क्या उद्योग लगने वाले हैं, सब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर, कब? अनुच्छेद 356 में गवर्नर, किसी स्टेट का अगर गवर्नर सिफारिश करता है, गवर्नर के सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। अगर राज्य में कुछ उल्टा सीधा होता है, गवर्नर 356 अनुच्छेद के अनुसार बोल दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो पूरा चीज केंद्र के पास जाएगा। केंद्र इस पर प्रेसिडेंट रूल लगाकर सब चीज को स्थगित कर देगा, सीएम को नजरबंद कर दिया जाएगा। संविधान में राजकोषीय संघवाद भी, समझना यहाँ पर कि संविधान में राजकोषीय, राज्य के कोष क्या है, तो राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई थी। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क, कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई, और कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, जिसमें आपको टैक्स आ जाएगा। कौन सा? दुकान वाला टैक्स और जमीन टैक्स। इस तरीके से पूरा बांट दी गई। तथा अन्य मामलों में होने वाली आय, ये सब जो राज्य शुल्क जो है और स्तरीय शुल्क,
पूरी तरीके से राज्य को सौंप दिया गया, जिसमें राज्य स्तरीय शुल्क क्या होता है, जमीन का, और जो यहाँ पे दुकान उकान थोड़ा मोटा छोटा चल रहा है, थोड़ा व्यापार चला, वो सब छोटा मोटा व्यापार का, तो ये सब राज्य सरकार को सौंप दिया गया। राज्य सरकार को अपने स्तर पर भी कुछ अधिकार और अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो वे जमीन और संपत्ति पर कर वसूल सकते हैं, बिक्री कर तथा बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूला जा सकता है। ये 4 प्रकार का कर राज्य अकेले वसूल सकता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब केंद्र सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। केंद्र सरकार प्रोत्साहन भी देती है राज्य को, हर राज्य को केंद्र सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन राज्य सरकार उसका क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता चलता है। केंद्र बिखर जाएगा, अगर हम राज्य को शक्ति ज्यादा दे देंगे तो केंद्र बिखर जाएगा। यही बात थी राज्य सरकारों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की थी कि भैया कितना बढ़िया क्या क्या शक्तिशाली हो सकते हैं राज्य, ठीक है। उन्होंने कहा था कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनः वितरण जरूरी है। राज्य तो ठीक है, लेकिन केंद्र को भी शक्तिशाली बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। यह दलील एक जिद सी बन गई थी कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। ये बातें थी कि सारी शक्तियां हम केंद्र को दे देंगे तो केंद्र मजबूत हो जाएगा। संतनम ने, क्या नाम है, संतनम, के संतनम, तो के संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ जरूरी वाला बात केंद्र को दो, बाकी सब राज्य को दो। उसके कुछ दायित्व में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो सकता है। मतलब कुछ जिम्मेदारी केंद्र को दें, कुछ जिम्मेवारी राज्य को दें, तब जाकर पूरा बढ़िया से ठीक ठाक से हो पाएगा। बांटो ना यार, बांटने से तो सब चीज बनता है। आगे देखते हैं, जहां तक राज्य का सवाल है, जहां तक भारत के सभी राज्यों का सवाल है, तो संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। अगर हम इस तरह बांटते रहेंगे तो एकदम हम अपंग बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा। समझना, यहाँ पर राजकोषीय जो प्रावधान होते हैं ये हर प्रांत को खोखला कर देगा अंदर से, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर जो टैक्स होता है केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए थे कि कितना कितना टैक्स होगा केंद्र सरकार लगाएगी, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ना ज्यादा लगाएंगे ना कम लगा सकते, बराबर लेना है। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्य में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी, इसलिए थोड़ा मोड़ा कुछ राज्य को भी दिया गया। एक ऐसा संविधान नहीं चाहता इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। मतलब इतना चीज गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, कोई राज्य आकर बोले कि हम शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते, हमको पैसा चाहिए। नहीं, तुमको अलग से पैसा दिया जाएगा, तू कर उसका। मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। मतलब हमें अपने राज्य में भलाई करने के लिए हमें खैरात दे दीजिए। अगर केंद्र के पास इतना शक्ति मिलेगा तो हर राज्य को यही भोंकना पड़ेगा जाकर। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था मतलब यूनिटरी सिस्टम स्थापित कर दिया जाए। एकल व्यवस्था जिसमें क्या होता था, संतनम यहाँ पर बोलते हैं कि संतनम ने कहा अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना, ठीक तरीके से जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्ताविक वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि पहले पूरा जांच पड़ताल करो। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे अगर ऐसा होता है तो। इससे बढ़िया है
कि हर किसी को कुछ ना कुछ बांटो। ये यहां पर स्रोत 9 आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में लिखा गया है कि बेहतर देशभक्त कौन है, बेहतर देशभक्त कौन है। तो मैसूर के सर ए रामस्वामी मुदलियार ने, क्या नाम है, मैसूर के सर, ये आपको केरल में जाएगा, केरल कर्नाटक की तरफ जाएगा। उस समय केरल कर्नाटक तो बटा नहीं था, केवल मैसूर का नाम दिया गया है। तो वहां के सरे रामास्वामी मुदलियार ने 21 अगस्त 1947 की बहस में कहा था कि शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है कि हम ज्यादा बड़े देशभक्त हैं और जो इन संसाधनों पर कड़ी नजर रखना चाहते हैं उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का भाव है। साफ साफ यहां बताया जाता है कि केंद्र मतलब जो शक्तिशाली केंद्र जो हो जाएगा तो हिमायत करना, ये मतलब दिल को शांति पहुंचाने के लिए ठीक बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इतना बोलने से केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए आप प्रस्ताव दे रहे हैं, इससे ये मतलब नहीं होता है कि आप देशभक्त हैं, सबसे ज्यादा बेहतर देशभक्त है, नहीं। अब अपने पाठ पर चले आते हैं। तो प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। मतलब उन्होंने इस बात के लिए आवाज उठाया कि समवर्ती सूची मतलब राज्य के लिए और नगर पंचायत के लिए और केंद्र सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। ओडिशा के एक सदस्य ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। अगर शक्तियों का बिना मतलब से हम बंटवारा करते जाएंगे तो अपना केंद्र बिखर जाएगा। इससे बढ़िया है कि आज चेत जाओ, समझ जाओ। चेतावनी दिया गया था। अब हम 4.2 देखते हैं। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। किसकी? शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। मतलब हम केंद्र को शक्ति देंगे अंतर्राष्ट्रीय मामले में, राज्य को ना टूटने के मामले में, देश को कभी हारने नहीं देगा इस मामले में। तो प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। जो प्रांतों के अधिक शक्तियों की मांग चल रही थी तो तीखी प्रक्रियाएं सामने आ रही थी कि क्या क्या ऐसे होगा तो ऐसा थोड़े होगा, ऐसा करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी प्रकार की थोड़ा बहस हुआ। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। मतलब शक्तिशाली और एक अधिकार वाला केंद्र चाहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र हमें चाहिए, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहिए। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था, सड़कों पर हिंसा के कारण जो देश अपना टुकड़े टुकड़े हो रहा था, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहकर कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। अगर केंद्र के पास ज्यादा शक्तिशाली शक्ति होता है तो तुरंत उस राज्य में धारा 144 लागू कर दिया जाएगा और धारा 144 केंद्र शासित प्रदेश उसको घोषित कर दिया जाएगा। चलो भाओ, जितना लोग जीते हैं सब खत्म, आज से राष्ट्रपति का अधिकार यहाँ पर होगा। तो ये केंद्र की शक्ति है। राज्य में दंगा होता है तो तुरंत राष्ट्रपति अपना शासन यहाँ पर लगा सकते हैं और पुलिस को छूट दे सकते हैं, जो भी नेता भड़का रहा है गोली मार दो। तो इस प्रकार के बातें किया जा रहा था। प्रांतों के लिए मतलब अलग अलग राज्यों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने, क्या नाम था, गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कुछ भी हो जाए प्रांतों से, राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। आगे यहाँ पर संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश की बात है। तो उत्तर प्रदेश के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने, क्या नाम था, बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है।
शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है। कौन बोला? संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के बालकृष्ण शर्मा ने, ठीक है, ताकि वह देश के हित में योजना बना सके। केंद्र शक्तिशाली होगा तो ही आपके हित में योजना बनेगा। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, जो चाहिए राज्य को दे सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाना होगा। केंद्र इसलिए नहीं बनता कि आपके घर में सब्जी कितना रुपए किलो मिलेगा उसका फैसला करे, नहीं। केंद्र का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मामले में आपको बचावे, विदेशी मामले में आपको बचावे, आपके राज्य में आपको बचावे और शासन व्यवस्था को ठीक रखे और संसाधन को जुटा सके। तेल, गैस, हमारे इलाके में कौन सी दवाइयां पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही है, इन सब के बारे में जानकारी केंद्र सरकार को होती है। लेकिन राज्य सरकार को भी ये अधिकार है कि वह किसी चीज को खारिज कर सकता है कि हम इस दवा को अपने इलाके में नहीं बांटेंगे। तेल अगर राज्य सरकार चाहती तो 20% उसमें टैक्स छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसका फायदा है भैया उसमें, इसलिए नहीं छोड़ेगी। आगे देखते हैं। तो विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। मतलब विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी ज्यादा आजादी देने की बात रखी थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का, कुछ हद तक देखा जाए तो मुस्लिम लीग मतलब मुसलमानों को इस बात पर भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहां दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। ये बात सही था, लेकिन माना सब नहीं। अरे भैया, कुत्ता के पूंछ में कितना सिंग लगा दो, क्या बोलते हैं, घी लगा दो, तेल लगा दो, सीधा नहीं होने वाला है। जो कट्टरवादी नेता होते हैं ना, वो कुछ नहीं बदलने वाले हैं, वो नहीं सुधरने वाले हैं। बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी, इसलिए उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। अब हम केंद्र को मजबूत कर सकते हैं, काम खत्म। अपने औपनिवेशिक शासन की बात कर लेंगे तो उनके द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही हमारे पास मौजूद थी। उस जमाने में हुए घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला। केंद्रीयतावाद क्या होता है? मतलब केंद्र को बढ़ावा मिला, केंद्र का जो हिमायती थे उनको बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा था। क्योंकि केंद्र के पास ताकत थी, लेकिन ये सब औपनिवेशिक शासन के अधीन चलते थे, इसलिए उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब केंद्र को मजबूत किया जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। आर्थिक विकास और दंगे को, अफरा तफरी को रोका जा सकता है, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्य के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। आज केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य को 2 हिस्सों में बांट सकता है, किसी भी 2 राज्यों को मिला सकता है, किसी भी देश को अपने में मिला सकता है, किसी भी देश को अपने से छटका सकता है। ये केंद्र का मतलब है, ये केंद्र का कारण है। इस अगर देखो, राज्य को जोड़ना है, तोड़ना है, इसमें किसी भी सीएम पीएम से पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, भाड़ में जाओ, तुम कुछ भी चाहो, हमको जो मन करे वही करेंगे। लेकिन दंगा फसाद भी होते हैं, लेकिन कौन मानता है? अरे आज करोगे कल लाठी चार्ज होगा, घर में जाकर शांति से बैठे कोई अरे बाबा रे चिल्लाओगे, बस काम खत्म। ये राष्ट्र की भाषा शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको खत्म करना चाहता हूँ। भाग में हम राष्ट्र की भाषा पर थोड़ा नजर डालेंगे कि राष्ट्र का भाषा अपना क्या बोलता है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के भाषाओं के बारे में जानेंगे कि उनके अधिकारों में किस किस प्रकार का बहस हुआ था। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी संदेह है, अब बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।